नमस्कार दोस्तों, अडानी समूह की एंट्री से सीमेंट इंडस्ट्री में क्या कुछ बदलाव आया है और क्या कुछ बदलाव आएगा आने वाले समय में, आज के शुरू में अपन इस बात को समझते हैं। देखो, अडानी ग्रुप की एंट्री से सीमेंट इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में बुनियादी बदलाव तो दोस्तों आएगा और आया भी है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बिल्डिंग मटेरियल कंपनियों का कर्ज जो है काफ़ी बढ़ गया है। इंडिया सीमेंट को कर दें। इंडिया सहित उनकी सब्सिडरी की एक ही मांग थी कि पेरेंट कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड का ऐलान करे ताकि कर्ज का जो बोझ है थोड़ा कम हो जाए। कैपिटल एलोकेशन के बाद इस फैसले की वजह से पिछले दशक इंडिया में मौजूद मल्टीनेशनल सीमेंट कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में जो है दोस्तों कमी आई है। क्योंकि अगर अपन बात करें फाइनेंशियल ईयर 2006-2007 की, तो अंबुजा एसएससी और हेडेलबर्ग की इंडिया में बाजार हिस्सेदारी 24% थी। तो यह घटकर अभी अपन बात करें इस साल 21-22 की तो 17% रह गई है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनकी हिस्सेदारी बाज़ार में कम हो रही है और इसका जो फ़ायदा है ना वो भारतीय घरेलू कंपनियों को हो रहा है। जैसे जेपी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट जैसी जो घरेलू कंपनियां है इसका जो फ़ायदा उठाया है। उन्होंने क्योंकि इन कंपनियों ने अपनी क्षमता और वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ाई है। अल्ट्राटेक ने जेपी का एसेट का जो अधिग्रहण किया था उसके बाद से सीमेंट इंडस्ट्री का जो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। अब गौतम अडानी ने जो है होलसेल इंडिया से एसेट को खरीद लेने के बाद फिर से सीमेंट इंडस्ट्री की जो है दोस्तों थोड़ी सी तस्वीर बदल सकती है, बदलने जा रही है। क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंडिया में जो है घरेलू कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में सीमेंट सेक्टर में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं बात करें दोस्तों, पिछले 10 साल से अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट की बाजार हिस्सेदारी 40% थी। अब दोनों के लिए अपनी बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि अडानी बीच में आ गया है। अडानी ग्रुप न सिर्फ छोटी कंपनियों बल्कि अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट की बाजार हिस्सेदारी में भी जो है दोस्तों सेंध लगा सकता है। अडानी समूह पहले से लॉजिस्टिक, क्योंकि देखो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि अडानी ग्रुप के पास सबसे पहले से ही पोर्ट, रेलवेज और कंटेनर और पावर और प्लाईज का बिजनेस मौजूद है और इससे इसके कंपनी में या ये यूँ कह लीजिए ये इनके जो सीमेंट सेक्टर में इसको सीधा फ़ायदा होने वाला है। और इंडस्ट्री के लिए यह रिस्क है कि वो अडानी ग्रुप अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कास्ट सेविंग का फ़ायदा ग्राहकों को देगा। क्योंकि देखो अगर इनकी कास्ट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सीमेंट की जो प्राइस है उसमें वो कम कर, देखो कोई भी प्रोडक्ट बनता है और अगर उनका जो कच्चा माल कह सकते हो आप, अगर वो उनके घर पर ही प्रोडक्शन करते हैं या उनके पास उसको प्रोड्यूस करने का पूरा कैपेसिटी है तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी कास्ट को अगर वो कम भी कर देता तो कहीं ना कहीं उस कंपनी को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसका फ़ायदा डायरेक्ट जो है ग्राहकों को मिलता है। अल्ट्राटेक की कैपेसिटी में 2.2 से 2.3 करोड़ का इजाफा कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन कंपनी नेट कैश बैलेंस शीट की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारा मानना यह है दोस्तों कि कैपिटल के इस्तेमाल का उसके पास इससे बेहतर दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस पूंजीगत खर्च से उसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज यानी आरओस में कमी आ सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक 100 बेसिस पॉइंट घट सकता है। अल्ट्राटेक फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक अपनी कैपेसिटी में 10% CAGR की दर से वृद्धि कर सकता है। यह इंडस्ट्री की वॉल्यूम ग्रोथ से ज़्यादा है। इसका विस्तार से इंडस्ट्री के क्लीनर यूटिलाइजेशन में कमी आएगी और यह फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 70% पर आ जाएगी। इससे पहले से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सीमेंट कैपेसिटी 6% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। यह पिछले 3 साल में 5% CAGR से ज़्यादा है। इससे अडानी का कैपेसिटी एक्सपेंशन शामिल नहीं है। अडानी के अलावा दूसरी कंपनियां भी एक्सपेंशन प्लान कर सकती है। कमोडिटी की कीमतों में गिरावट का असर एनर्जी सेक्टर पर नहीं पड़ेगा। चीन में लॉकडाउन और अमेरिका डॉलर इंडेक्स में तेज़ी के बावजूद एनर्जी के प्राइसेस ऊंचे स्तर पर दोस्तों मिल रहे हैं। सप्लाई में दिक्कत से इसे सपोर्ट भी मिल रहा है। एनर्जी सहित कमोडिटी की दुनिया के पिछले कुछ सालों में ज़्यादा पूंजीगत खर्च देखने को नहीं मिला है। देखो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सप्लाई कम हो रही तो कहीं ना कहीं अगर अपन इसे अपने इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं सप्लाई में जो है काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इसकी वजह से यह है कि कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह कैपिटल रिटर्न पर ज़्यादा फोकस किया है। पिछले कुछ तिमाही में एनर्जी की ऊंची कीमत के बावजूद भी इस रुख में बदलाव नहीं आया है। क्या ग्लोबल रिसेशन की वजह से 1980 के दशक की तरह ऑयल प्राइसेस में बड़ी गिरावट आएगी? इसकी संभावना है, क्योंकि अभी जिस प्रकार का माहौल है तो कहीं ना कहीं जो है प्राइसेस तो और आ सकता है। इसके लिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी CIS और पश्चिमी एशिया से ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ग्लोबल रिसेशन के बाद ही एनर्जी प्राइसेस में कमी आएगी। अगर एनर्जी प्राइसेस में कमी आती है तो भी इन्फ्लेशन पर सरकार का रुख को देखते हुए सीमेंट कंपनियां क्या इस मार्जिन सपोर्ट का फ़ायदा नहीं उठा सकेगी? एनर्जी की ऊंची कीमत सीमेंट कंपनियों के लिए एक बड़ी मुश्किल
बनी रहेगी। सीमेंट कंपनी की वैल्यूएशन पिछले 6 से 7 साल में अपने निश्चित स्तर तक बढ़ी है, लेकिन कुछ अवधि में सीमेंट मार्जिन में सुधार की उम्मीद नहीं दिखती। कैपिटल कॉस्ट बढ़ने के बीच कम प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से पूंजी के मामलों में अनुशासन पर फोकस बढ़ेगा। इसके चलते बाद में मार्जिन की वृद्धि दिखेगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट ये पिछले 1 दशक में जैसा प्रदर्शन किया वैसा अब मुश्किल लग रहा है। इस वजह से डी रेटिंग की जरूरत पड़ेगी। डी रेटिंग से बचने की एकमात्र रास्ता है कि वो अडानी की एंट्री के बाद जो है दोस्तों मार्जिन और स्ट्रक्चर में बदलाव लाए। सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ ही कंपनियों के बीच जो कंपटीशन रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। आने वाले समय में इन कंपनियों के बीच में भारी कंपटीशन देखने को मिलेगा। यही था दोस्तों आज का प्रमुख अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।